नाउ लेट्स स्टार्ट विथ शल्यतंत्र। शल्यतंत्र पेपर फर्स्ट का अपन मतलब इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे यानी डेफिनेशन, और उसका क्रोनोलॉजिकल यानी स्टेप वाइज उसका डेवलपमेंट एशियन टू प्रेजेंट एरा में कैसा हुआ, जनरल स्कीम ऑफ साइंस ऑफ सर्जिकल केस टेकिंग एंड साइंस एंड सिम्टम्स प्रिटेंडिंग टू सर्जरी। नाउ इसमें आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कवर होंगे। तो डेफिनेशन में आप ये ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले आयुर्वेद की जो 8 अंग है, इसका ये सीक्वेंस है वो शिव सुश्रुत से रिलेट करता है। तो ये जो सीक्वेंस आता है तो आपको सुश्रुत को याद रखना है, यानी सुश्रुत में सबसे पहले शल्य आएगा, ये फिक्स है। देन सालक्य, काय, भूत, कौमार, अगध, रसायन और वाजीकरण। इसको आप ऐसे याद रखिए, SSKB, KA और रसायन वाजीकरण तो लास्ट में है ही, तो रसायन वाजीकरण को लिखिए। ये सीक्वेंस सिर्फ सुश्रुत का है, सुश्रुत से कोरिलेशन रहेगा। यही 8 अंग जो आयुर्वेद के हैं वो सुश्रुत के सीक्वेंस के हिसाब से। फिर आती है इसकी निरुक्ति। निरुक्ति में आप ये बात लिखिए कि शल्य आशु गच्छति, इतना लिखिए, यानी वेगवत से जाता है और शरीर में अनुप्रवेश करता है, या शल्य हिंसा करता है, या शल्य रुजा करता है। ऐसा कोई भी फॉरेन पार्टिकल या इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट जो बॉडी के अंदर जाए और पेन कॉज करे, जैसे नाइफ को आपने डाला, उसने पेन कॉज किया, और दूसरा हिंसा करी, तो वो क्या है? शल्य है। ये तो इसकी निरुक्ति है। इसको आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो कि शरीर में प्रवेश करता है, हिंसा करता है और रुझा पैदा करता है। फिर आता है शल्य की परिभाषा, यानी शल्य को आप डिफाइन कैसे करोगे कि वो है क्या। यानी कोई भी बढ़े हुए जो दोष हो गए हैं, मल हो गए, स्थावर जांगम पदार्थ हो गए, ये क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रुजा उत्पन्न कर रहे हैं, तो शरीर में प्रवेश करना है। ये सारे आइटम आइदर दोष, मल, पदार्थ, स्थावर जांगम जो क्या करे? रुजा पैदा करे, या फिर फॉरेन ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट जो पेन कॉज करे या फिर डिजीज कॉज करे, वो हमारे लिए शल्य है। तंत्र, अब जब भी वर्ड आए तो हमेशा दिमाग में बुक या फिर जहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन है, यानी शल्य का डिस्क्रिप्शन जहाँ हो शल्य तंत्र, प्रस्तुति का हो तो प्रस्तुति तंत्र, इस तरीके से सालक्य का हो तो सालक्य तंत्र, यानी जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन हो तो उसके बारे में एक डेफिनेशन सुश्रुत बोलते हैं कि शरीर के सारे शरीर में जो बाधा करता है वो शल्य होता है। यानी समस्त शरीर में जो बाधा करे, जो पीड़ा करे, वो उनका वर्णन जहाँ जिस चिकित्सा में वर्णन होता है वो शल्य तंत्र होता है। लेकिन सुश्रुत ने बहुत डिफाइनली ये भी बताया कि कौन कौन से शल्य हैं जो रुजा पैदा कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि शल्य नाम विविध, बहुत सारे, कौन कौन से? तृण, काष्ठ, पाषाण, पांचु, लो अस्थि, बाल, नख, पूय, स्त्राव, दुष्ट वर्ण, अंतगर्भ, शल्य उदाहरण, यंत्र, शस्त्र, सार, अग्नि, परिधान। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सुश्रुत ने अपने शल्य तंत्र में लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात है, व्रण विनिषाद भी इसी में लिया, यानी इसको आप याद कीजिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी हिंदी भी आप याद रखिए, उसको तोड़िए, संस्कृत को ऐसे हाफ कीजिए, विविध, तृण, काश, पाषाण, पांचु, लो, यहाँ तक आ जाए। फिर आगे लोष्टि, बल, नख, मूय, स्त्राव, दुष्ट व्रण, अंतगर्भ, शल्य उदाहरण, यंत्र, शस्त्र, सार, अग्नि, परिनिधानस्य, व्रण विनिषाद। व्रण विनिषाद का मतलब होता है कि वूंड कौन सी स्टेज में, इधर आम, पच्यमान, पक्वावस्था, वो जो निश्चय होता है वो शल्य तंत्र होता है। शल्य तंत्र की अगर इंपॉर्टेंस पूछे तो ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शल्य तंत्र का ही है कि वो शाश्वत है, पुण्य, स्वर्गीय, यश दिलाएगा आपको, वृत्ति कार्य, पैसे में बढ़ोतरी या प्रोफेशनल उसमें ग्रोथ करवाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे बोले कि अगर आप उसको एक्सप्लेन करो तो ऐसे बोलो कि आशु क्रिया करना, ये भी सुश्रुत का ही श्लोक है, सिर्फ और सिर्फ शल्य तंत्र के लिए लिखा गया है, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए कि वो आशु क्रिया करना यानी जल्दी काम करता है। यंत्र, शस्त्र, सार, अग्नि, परिधान को एक्सप्लेन करो कि बस में सारी चीज़ों का यूज़ किया है। सर्वतंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सारे स्थानों में एक्सप्लेन है। जैसे सालक्य तंत्र को पूछे तो ऐसा नहीं है, लेकिन शल्य तंत्र जो है वो आयुर्वेद के ऐसा तंत्र है जो सभी जगह पे मनाया जाता है। सदो व्रण चिकित्सा, व्रण की जल्दी से चिकित्सा की जाती है। या फिर ऐसे बोलें कि दग्ध करने के बाद उसका पुनरुद्भव होता ही नहीं है, रचनात्मक क्रिया और यश प्रदान भी करता है। फिर आता है अपना क्रोनोलॉजी की डेवलपमेंट, इन क्रोनोलॉजी। लेकिन देखो इसमें क्रोनोलॉजी में अपन ये पढ़ते हैं कि वो एशियंट एरा से प्रेजेंट एरा में कैसे आती है, यानी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से आचार्य हैं जो इसके शल्य तंत्र में इन्वॉल्व है। पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोई बोले कि शल्य तंत्र के मूल की बात करें तो आपको सिर्फ 4 ही लोगों को याद रखना है। ऑप्स को कौन कौन है? ओपधेन, औरभ्र, पौष्कलावत और श्रोश्रुत। लेकिन ऐसे 4 नहीं थे, ऐसे तो 7 जने थे, उन्होंने और भी काम किया। वो उन 7 को अपन यहाँ डिस्क्राइब कर ले। जैसे OPS तो आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया। इसके अलावा कौन से? इसके अलावा 3 और हो गए, वैतरण, करवीर्य और गोपुरक्ष। इन्होंने सारों में सुश्रुत संहिता में काम किया। एक बात जो आयुर्वेद अवतरण में अपन कॉमन पढ़ते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अवतरण तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसमें बधाई कॉमन पढ़ते हैं।
यानी आपको ब्रह्मा कॉमन मिलेंगे, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार 2 थे ये कॉमन मिलेंगे, और आपको इंद्र ये कॉमन मिलेंगे। इसके बाद अगर धन्वंतरी आया लिखा हुआ तो आप लिख देना कि आयुर्वेद किसका अवतरण है, सुश्रुत का अवतरण बताया गया है। अब पढ़ते हैं सुश्रुत का परिचय, यानी सुश्रुत के आपने किसने उपदेश दिया, किसने उसको संहिता में लिखा, किसने उसकी प्रतिसंस्कृता की, दूसरी बार की, या फिर पाठ शुद्धि किसने की। तो सबसे पहले उपदेश भगवान धन्वंतरी दे के गए, संहिता में सुश्रुत लिखे, वध सुश्रुत थे। फिर पहली बार सुश्रुत ने सही करा, नागार्जुन ने दूसरी प्रतिसंस्कृता लिखी, और बिल्कुल त्रुटियों को सही करने के लिए चंद्र जाने गए। फिर आता है टीकाकार। अब जब कभी भी टीकाकार 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर मतलब 10 नंबर में भी आए तो आपको टीकाकार लिखने से पहले टीकाकार आती दिमाग में ये बिठाओ कि हमको संस्कृत के टीकाकार लिखने हैं, 4 तो लिख ही दो कम से कम, संस्कृत के लिख दो, हिंदी के लिखो, और फिर इंग्लिश वाले भी लिख दो। तो संस्कृत वाले में तो देखो गयदास जी, गयदास क्या करेंगे, न्याय, और इसका क्या आंसर, निदान स्थान उपलब्ध रहेगा। तो न्याय चंद्रिका का निदान स्थान उपलब्ध है। फिर चक्रपाणी, ये जो चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रनयन कहलाए, ये इन्होंने लिखी भानुमति। तो भानुमति कौन सी टीका है, सूत्रवादी टीका। जैसे कि गयदास ने न्याय किया था तो निदान उपलब्ध थी, जो चक्रपाणी जो थे उन्होंने भानुमति पे लिखा तो सूत्र स्थान उपलब्ध है। फिर आया डलन, फिर आया हराण चंद्र, और इसका डलन का कौन सा था, निबंध संग्रह, और हराण चंद्र का कौन सा था, सुश्रुतार्थ संदीपन। भास्कर गोविंद गाणेकर का, भास्कर गोविंद अब हिंदी पे आते हैं, फिर इंग्लिश पे आएंगे। 4 इसकी और याद कर लेते हैं। इसको एक ट्रिक में ऐसे बना के याद कर लो आप, जैसे ए और BK ऐसे याद कर सकते हो। तो ए कौन सी, देखो अंबिका वाली तो अभी आप बुक पढ़ते हो इसलिए याद रहती है, आयुर्वेद तत्व संदीपिका। अनंत, अंदर की बात कौन करता है, जो विमर्श निकालता है सारी चीज़ों का, विमर्शिनी। कवि रत्न थे तो इन्होंने संग्रह लिखा जिनका हिंदी अनुवाद और 21वीं सदी की थे, लेकिन ये हिंदी है। और जो संस्कृत की थी वो कौन सी निबंध संग्रह थी, डलन की थी। और रमा वर्ड से आपको क्या लगता है, हिंदी नाम है ना रमानाथ, रमा वर्ड तो हिंदी है ना, तो सौश्रुत का हिंदी वर्ड सौश्रुति। तो टिक करने में, मैच करने में, या MCQ को उसमें से निकालने में काम आता है। इंग्लिश टीका अगर आप 2 याद करना चाहते हो तो 2 कर लो, क्योंकि 21वीं सदी की है तो इंपॉर्टेंट ही है कि प्रीवेद शर्मा 21वीं सदी और कृष्णमूल 21वीं सदी के 2 याद कर दो। मेन पॉइंट की बात करते हैं, यानी सुश्रुत के अंदर आपको क्या मेन पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले शस्त्र के बारे में बात करेंगे तो शस्त्राभ्यास मिलेगा ही, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। एक इन्होंने डिसेक्शन बताया था, शवछेदन। रक्त स्नान चतुर्दोष, यानी वात के अलावा, पित्त के अलावा, कफ के अलावा इन्होंने चौथा भी माना था जो था रक्त। यंत्र बताए 101, शस्त्र बताए 20, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सार और अग्नि अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इन्होंने ही बताए। व्रणों की चिकित्सा, षष्ठी उपक्रम, इनमें षष्ठी उपक्रम किया जाता है। नासाकर्ण की संधान यहीं पढ़ेंगे, और अस्थिका भगन, संधि मोक्ष, रोग संक्रमण, औपसर्गिक व्याधियाँ, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये सारी की सारी सुश्रुत की स्पेशल देन है। इंपॉर्टेंट रखिए कि ना, शस्त्र का कर्माभ्यास, शवछेदन और रक्त का होना, और यंत्र का 101, शस्त्र का 20, व्रणों की चिकित्सा षष्ठी उपक्रम, नासा, अस्थि भगन, संधि भग्न, और रोग संक्रमण, औपसर्गिक रूप। फिर आता है रीजन ऑफ डिक्लाइन इन द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में ऐसा क्या रहा कि जो रीज़न बना उसके डिक्लाइन का देखो मेनली क्या रीज़न रहा कि उस टाइम में ना डिसेक्शन को सही नहीं माना जाता था, या फिर ऐसा होता है ना कि जब आपके पास कुछ चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो, कुछ धर्म कुछ चीज़ों के अगेंस्ट हो, या फिर किसी और चीज़ की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो इन चीज़ों को नेगेटिव माना गया। फिर सर्जरी में और लोगों ने काम कर लिया। फिर बढ़ते टाइम के साथ उन्होंने लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट रहा उनका। फिर एलोपैथी प्रैक्टिस ज़्यादा होने लग गई, या फिर कम्युनिकेशन गैप आ गया और लैंग्वेज बैरियर आ गया। तो हमने क्या बोला कि भाई किसी भी संज्ञाहार उपायों का अभाव मिला, यानी किसी भी शल्य कर्म में तीव्र पीड़ा बहुत ज़्यादा स्वाभाविक थी, और आपको क्या मिला कि आपने उसको एनेस्थीसिया यानी संज्ञाहार औषध का प्रयोग किया। तो सुश्रुत काल में आपने मग पिलाया उसको, 8-10 लोगों को उसको पकड़ना पड़ा, और ये दृश्य जो था बहुत ही क्रूरतापूर्वक था, तो लोगों ने इसका तिरस्कार करना चालू किया। डिसेक्शन वो उस टाइम की प्रथा जो थी वो सही नहीं मानी जाती थी। शवछेदन करना, यंत्र हाश प्रदान बन गए थे। फिर प्रभावकारी जीवाणु नाशक या प्रतिजीवी औषधियों का वहाँ पे लगभग थोड़ा अभाव ही था। ऐसे मतलब एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल चीज़ें तब थोड़ी कम थी। 5वीं सदी में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा आ गया। कुछ धर्म प्रीच होता है ना, तो उस टाइम में जो अहिंसा वगैरह इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता, और विदेशी आक्रमण ज़्यादा हो गए थे, और लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। एलोपैथ प्रैक्टिस ज़्यादा हो गया, एंटीसेप्टिक प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं थे, कम्युनिकेशन गैप एंड लैंग्वेज बैरियर। सिंपल जो आपको पुरानी बातें पता होती है वो लिखिए कि संज्ञाहार औषध जो थे उनका प्रयोग करना, 10-8 लोगों को पकड़ना, ये दृश्य क्रूरतापूर्वक था। डिसेक्शन जो था उस टाइम में ज़्यादा नहीं माना जाता था क्योंकि हिंसा थी।
फिर आपको एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल जीवाणु प्रतिजीवी औषधियों का उपलब्ध नहीं था। बौद्ध धर्म ज़्यादा पीच हो रहा था, बुद्धिज्म उस टाइम में रेस में था, तो वो इंक्रीज़ हो रहा था, तो ये डिफीट हो रहा था। सेम विदेशी आक्रमण उस टाइम में ज़्यादा थे, तो ये नीचे हो रहा था। फिर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। दूसरा एलोपैथ ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया, प्रोसीजर्स नहीं मिले, गैप आ गया, इधर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज गैप। नेक्स्ट आते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ अ मॉडर्न सर्जरी, यानी आपकी जो मॉडर्न सर्जरी है, अभी जो सर्जरी आपको मिलती है, ये कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई, और आपने इसमें मतलब स्टोन एज से देखो कि स्टोन एज से आपको क्या एविडेंसेस मिले। चलिए स्टोन एज पे आते हैं कि स्टोन एज से आपको क्या एविडेंसेस मिले। पहला एविडेंस हमको सर्जिकल प्रोसीजर में एक मिला था कि जब किसी को माइग्रेन की दिक्कत होती थी ना, लोग क्या करते थे, स्मॉल होल बना देते थे उसके हेड पे, और उसका प्रोसीजर और प्रैक्टिस किया था। ऐसा एशियन इजिप्ट में कंटिन्यू किया गया था बाद में ट्रेंड। तो देखिए, कटिंग इन अ स्मॉल होल इन अ हेड प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट पर्टिकुलर 3000 BC कंटिन्यूड इन एशियन इजिप्ट टू ट्रीटिंग माइग्रेन्स। और इजिप्ट के अंदर तो आपको पता है, इसे मम्मी बनती थी, तो प्रिजर्वेशन वगैरह वो जो कॉमन था ऐसे इजिप्ट वो पिरामिड्स के अंदर, तो प्रिजर्व डेड बॉडी प्रिजर्वेशन मिला आपको, सूचर क्यूरेटराइजेशन मिला। हिपोक्रेट्स फादर बने ही थे किसके, मेडिसिन के। और हीरोफिलस कैरिड किया डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडीज, पब्लिक समटाइम नोन एज फादर ऑफ एनाटमी ऑल्सो। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आए, और पहला सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हुआ। पहली सर्जिकल बुक लिखी गई थी RNR, यानी रोजेस एंड रोनाल्ड, ये 1200 AD में लिखी गई थी। ये अपन ने पढ़ा कि भाई स्टोन एज के टाइम या एशियन सर्जरी में क्या क्या हुआ था। छेद कर रहे थे, इजिप्टियन यूज़ कर रहे थे, हिपोक्रेट्स आ गया था, पहला इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पहली सर्जरी बुक के बारे में। मिडिल एज में क्या हुआ कि कुछ सर्जन्स वगैरह थे, वो परफॉर्म करते थे माइनर प्रोसीजर इंक्लूडिंग जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया, ब्लीडिंग हो गया, या फिर वुंड्स वगैरह में वॉर में काम करते थे। मॉडर्न सर्जरी जब आई, जो जॉन हंटर आए, जॉन हंटर जो था समटाइम कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, तो मॉडर्न सर्जरी के जो फादर कहलाए वो जॉन हंटर कहलाए। और जीन लैरी जो थे, ये क्रिएट किया ना पहले एम्बुलेंस सर्विसेज को, यानी बहुत पुरानी है, 1792 की एम्बुलेंस सर्विस है। और NO2 एज एन एनेस्थीसिया यूज़ किया गया। क्लोरोफॉर्म एज एन जॉम्स सिम्पसन ने यूज़ किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी कवर की जोसेफ लिस्टर ने। और रॉबर्ट लॉसन ट्रेड रिमूव दी फैलोपिन। देखो 1883 में ही पहला ऐसा हो गया था एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फैलोपिन ट्यूब का रिमूवल होता है, वो यहाँ रॉबर्ट जॉनसन ने करके उस टाइम में कर दिया था, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सफरिंग हो रही थी। ये कुछ नाम है, इससे आपको ये लग रहा है कि अगर आपको मैटर जो 10 नंबर का लिखना है वो आपके, अगर आप इसको एक दिन पहले सुन के जाते हो तो कुछ बातें 110% और 10 नंबर का लिख रहे हो तो आपके दिमाग में आती है, क्योंकि आप उसको ऐसे कर रहे हो ना कि भाई जो ये बहुत लंबा है, हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो आपने एशियन सर्जरी करी, फिर मिड वाली सर्जरी को या मिडल एज को देख लो, मिडल सर्जरी के जो प्रोसीजर है वो कैसे रहे। फिर मॉडर्न में आप ध्यान रखो कि मॉडर्न सर्जरी के फादर कौन रहे, एम्बुलेंस सर्विस किसने दी, NO2 एनेस्थीसिया हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ। ये नाम नहीं लिखो ना अगर इन साइंटिस्ट के, तो ऐसे भी फ्लो चार्ट में लिख सकते हो कि विद द टाइम NO2 को एनेस्थीसिया में माना गया, क्लोरोफॉर्म्स को जेम्स सिम्पसन ने माना, फिर एंटीसेप्टिक सर्जरी चालू हुई, फैलोपियन ट्यूब का जो सफरिंग वूमेन थी फ्रॉम द एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनका रिमूवल चालू हुआ, इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी करी, फर्स्ट हार्ट सर्जरी लिडविग ग्रेहन ने की थी, पहला हार्ट का ट्रांसप्लांट 1967 में ही हो गया था, क्रिस्टन ने किया था, पहली किडनी ट्रांसप्लांट ही हो गई थी 1950 में, रिचर्ड लॉरेन ने की थी, लेज़र इन्वेंट हो गया था 1960 के अंदर। बहुत सारी पुरानी चीज़ें ये। और फिर उन्होंने इंपॉर्टेंस अबाउट द थायराइड ग्लैंड, T से थायराइड और T से इसी साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर कोशर। और फिर आता है वस्कुलर सर्जरी एलेक्स ने इन्वेंट की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पहले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम बाद पूछा गया था 1945 में, इसको डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की। और डॉक्टर फिलिप मॉन्ट परफॉर्म द पहली लेप्रोस्कोपिक कोलसिस्टेक्टोमी 1987 में, ऐसा हो गया था। अब जनरल स्कीम ऑफ सर्जिकल केस टेकिंग, कोई भी केस टेकिंग जो कि आपके ये वाला जो चीज़ है वो इंटर्न में आपके बहुत काम आती है। आपको पूछा जाता है कि सर्जिकल केस के अंदर आप पेशेंट का क्या पूछोगे। सबसे पहले पेशेंट को देखते ही उसकी एक प्रोफाइल पूछी जाती है, नाम बताओ, एज बताओ, जेंडर, ऑक्यूपेशन बताओ। फिर आयुर्वेद है तो प्रकृति बताओ, उसका मेंटल स्टेटस या दोषों का जो स्टेज है, दोष जैसे जांगल है, ड्राई, अनूप, साधारण, ये सब आयुर्वेदिक सिस्टम को लिख दो। उसके अलावा इनका बेसिक लिखो। फिर चीफ कंप्लेन में हमेशा वो लिखो जो पेशेंट आपको बोल रहा है। प्रेजेंट कंप्लेन आया है, पेट दुख रहा है,
आप डायरेक्ट लिख रहे हो गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम, नहीं, पहले लिखो प्रेजेंट कंप्लेन, एब्डोमिनल पेन, उस कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कितना टाइम से प्रोग्रेशन है, या फिर उसके रिलीविंग फैक्टर कब आपके सही हो जाता है, फिर वापस ऑनसेट उसका कब होता है, ये बताओ। तो ये पेशेंट ने बोला, हमको जनरली तो पेशेंट की लैंग्वेज में ही लिखना होता है कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ अ प्रेजेंट इलनेस। फिर प्रेजेंट इलनेस की आपकी हिस्ट्री, ये सिम्टम्स कब आए, कितना प्रोग्रेशन है, फूड क्या है, हैबिट क्या है, ये लिख दो। पास्ट हिस्ट्री लिखो, ऐसा प्योर हुआ क्या, आपके कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुए क्या, क्रॉनिक डिजीज कोई चल रही है क्या, पेट दुखने के साथ आया या कंधा दुखने के साथ पेशेंट आया है, तो आप उसको पूछ रहे हो कि आपको कोई डायबिटीज़ या बीपी है क्या, तो हाँ ये सही क्वेश्चन है कि आपके पास्ट हिस्ट्री लेनी आपकी ज़रूरी है क्या। और इसके साथ साथ आपको अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो आपको उसके साथ साथ उसकी फैमिली हिस्ट्री या फिर उसकी पर्सनल हिस्ट्री भी लेनी ज़रूरी है। कोई ऐसे हैबिट, कोई ऐसा एडिक्शन जो उसको इसके लिए कॉज कर रहा है तो उसका रूट कॉज हटाओ, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पूछो, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़र हैं जो आजकल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ठीक हो जाती है। तो ओबेसिटी ठीक होती है, हाइपरटेंशन इज़ बीइंग ट्रीटेड बाय दिस, एंड दिस डायबिटीज़ ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ बीइंग ट्रीटेड। जनरल, फिर आप जनरल एक बात पूछिए, आयुर्वेद का है तो अपन पूछेंगे नाड़ी परीक्षण है, बीपी है, टेम्परेचर पार्लर, और मेंटल स्टेटस, स्पीच एंड ओरिएंटेशन। लोकल इंस्पेक्शन आप कैसे करते हो, जैसे इंस्पेक्शन आपने किया, पाल्पेशन, परक्यूशन, 3 इंपॉर्टेंट, दर्शन, पर्शन, स्पर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया आपने, देखो इंस्पेक्शन प्रश्न पूछ के आपने शेप, साइज, कलर, डिस्चार्ज, ये आपने इंस्पेक्ट कर लिया। पाल्पेट कर लिया, हाथ वाथ लगा के देखा तो मोबिलिटी, टेंडरनेस और टेम्परेचर। परकशन या ऑस्कल्टेट किया उसको, तो आवाज़ें सुनी और आपको पता चल गया कि अब उसका जो ये लोकल एग्जामिनेशन हो गया। सिस्टमिक एग्जामिनेशन सिस्टम्स को पूछे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो क्या है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एक्सरे करवाओ, MRI, CT स्कैन, यूरिन या स्टूल टेस्ट, ये आपके सारे इंटर्न में जब आप जाते हैं उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो ये बहुत काम आते हैं। इसके साथ साथ आप आयुर्वेद से रिलेट करेंगे तो नाड़ी परीक्षा पूछिए 5, यानी निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति पूछिए। प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर अपन करते हैं तो सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, यानी शोधन करना है या फिर शमन करना है, तो ये चीज़ें पूछना पड़ता है। ये सारी बातें पूछने के बाद आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम था हमारे यानी कि जनरल स्कीम्स ऑफ सर्जिकल केस। अब एक नेक्स्ट और टॉपिक इसी के अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम साइंस सिम्टम प्रिटेनिंग ऑफ अ सर्जरी, यानी कि आपको वेदना, तो वेदना ना टाइप देखिए, लोकेशन देखिए, कब हुई, एग्रीवेशन यानी कैसा था, और आयुर्वेदिक इंसाइट जैसे वात है, पित्त है, कफ है। टाइप में शार्प, डल है, लोकेशन लोकल है, या कभी कभी पेट दर्द के साथ आता है, और पेट दर्द का आदमी बोलता है रेडिएटिंग टूवर्ड्स शोल्डर के नीचे तरफ। आपको कभी कभी ऐसे रेडिएटिंग पेन बताते हैं पेशेंट, बहुत सारे, जैसे गॉल स्टोन में भी ऐसा होता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम के अंदर आपको रेडिएटिंग पेन मिलता है। ऑनसेट की बात करें तो सडन ट्रॉमा या ग्रेजुअल एग्रीवेटिंग फैक्टर, मूवमेंट ऑफ प्रेशर। आयुर्वेदिक इंसाइट है वाता यानी शिफ्टिंग पेन, पित्त यानी बर्निंग पेन, कफ यानी हैवीनेस और पेन। फिर आता है सोत या फिर स्वेलिंग यानी जनरलाइज स्वेलिंग। साइन की बात करें तो आपको जनरलाइज है कैसा है, रेडनेस है, हीट है, यानी वो ट्यूमर, कैलर, डेलर, ये साइंस देखते हैं। टाइप्स की बात करें तो इंटरनल कॉज जैसे डोसा इम्बैलेंस हुआ है क्या, या एक्सटर्नल कॉज है उसका कोई ट्रॉमा या बाइट है क्या, तो ऐसे टाइप्स भी डिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है व्रण की बात की, यानी जो वूंड है वो कैसा है। वूंड के टाइप में शुद्ध और दृष्ट व्रण 2, फीचर में डिस्चार्ज कैसा है, नॉर्मल, पस, ब्लड है या स्मेल है या पेन है वो, और हीलिंग की स्टेजेस कैसी हैं, शोधन चल रहा है या फिर हीलिंग हो रही है यानी रोपण चल रहा है। अर्श या फिर पाइल्स में स्वेलिंग, एनस के अराउंड, ब्लीडिंग है, पेनफुल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ऐसा। फिस्टुला हुआ, फिस्टुला में डिस्चार्ज पूछो, पस और पेरिनेल रीजन, रिकरेंट बॉयल्स एंड पेन है क्या। और अश्मरी यानी स्टोन्स में जनरली तो आपको फ्लैंक पेन के साथ आता है, पीछे की तरफ हाफ रखा हुआ पेशेंट, तो फ्लैंक पेन हो गया। बर्निंग, मिक्चुरेशन, हीमेटोयूरिया, पेशाब में जलन, जैसे वो जैसे पेशेंट आता है ऐसे टर्म्स यूज़ करता है तो आपके दिमाग में आता है कि भाई बर्निंग मिक्चुरेशन है तो क्या पता वो कहीं ना कहीं स्टोन से रिलेटेड हो। हीमेटोयूरिया है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है स्टोन से रिलेटेड होती है। फ्रीक्वेंसी अर्ज टू यूरिनेट बार बार ये जाता है, और या फिर ऐसे पोस्ट्रेट में भी ऐसा हो जाता है। फिर आता है गुल्म के अंदर आप एब्डोमिनल देखोगे, कॉन्स्टिपेशन है, फुलनेस है, गुल्म आयुर्वेद के अंदर रिलेट कर सकते हैं। भगन की बात करें तो भगन का मतलब फ्रैक्चर से होता है, तो फ्रैक्चर डिफॉर्मिटी, पेन है या फंक्शन नहीं कर पा रहा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, तो बोन कैसे किस पोर्शन से टूटी है, कैसे टूटी है, ये सारे भगन के अंदर आते हैं।
फिर अपन ENT वाले जैसे आई नोज डिजीजेज, ईयर आई की डिजीज़, तो आई में आप सबसे पहले विजन लॉस या डिस्चार्ज कैसा हो रहा है ये सब देखेंगे, पेन, रेडनेस और हियरिंग लॉस, कान की, नाक की, गले की, ये सारी चीज़ें। सर्जिकल इमरजेंसी या फिर आप कहें आपातकालीन स्थितियों में आप कैसा देखोगे, सबसे पहले कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आता है तो वहाँ कुछ ब्लीडिंग दिखती है आपको, सांस लेने में तकलीफ दिखती है, उसके एब्डोमेन दुख रहा होता है, शॉक में वो रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक दिन पहले इस पूरे सिस्टम को ढंग से पढ़ के या फिर पॉइंट टू पॉइंट वाइज इसको देख के भी जाते हैं तो इसका पॉइंट आपको याद रह जाता है।